देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। 7 वेरी गुड। सेकंड में आप नाम बताओ, आप खड़े होके बताते हैं। शिवम, गुड। और यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? इंग्लिश। तो अभी हम जो आए हैं अक्सवाट में, और अक्सवाट कहाँ है? यह है चिल्ला गांव में। चिल्ला गांव है दिल्ली में। कहते हैं कि 21वीं सदी के अंदर पढ़ो पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, यानी कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी में आज हमारे गांव की दशा क्या है वो तो ज़्यादा नहीं बता सकूंगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि दूर दराज के गाँव में हमने की अभी हम हैं दिल्ली के गाँव, और दिल्ली का गाँव 21वीं सदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और इसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो दिख रहा है चिल्ला गाँव के अंदर, ये है अक्सवाट का। और अक्सवाट कौन है? इनके जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। अक्षय जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो दोस्तों रक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं और अब बताएंगे कैसे ये टीचिंग देते हैं चिल्ला गांव के बच्चों को, और कैसे ये हमारे को योगदान दे रहे हैं हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने में। रक्षित जी, हमारे जो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, इनको आप कैसे कैसे गाइड कर रहे हो, कैसे उनको आगे शिक्षा देकर के पढ़ा रहे हो, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहेंगे आपका वो सब्जेक्ट जिससे बच्चों अपने दिमाग में बिठा करके आगे बढ़े। प्लीज शुरू करिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं रक्षित गुर्जर अक्सवाट से। तो जैसा कि अभी बताया, तो अक्सवाट एजुकेशन सॉल्यूशंस एक कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाता है बच्चों को, जिसमें हम बताते हैं बच्चों को उनके लाइफ स्किल्स के बारे में, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स उनको अपने अंदर डेवलप करनी होती है। क्योंकि पढ़ाई हर जगह हो जाती है, लेकिन जीवन से रिलेटेड जो मूल्य होते हैं उनको सिखाना भी जरूरी होता है। और आज की जो जनरेशन है उसको आज की सदी के लोगों से मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि हम सबको पता है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो नीड होती है पब्लिक की, वो होती है इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश राइटिंग की, इंग्लिश लिसनिंग को समझना, और उसके अलावा अपने दिमाग से जो नए आइडियाज होते हैं, थॉट होते हैं, उनको प्रस्तुत करना दूसरे लोगों के सामने। तो आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश से रिलेटेड, कि कैसे हम लोग इंग्लिश को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कि कैसे हम स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ज्यादातर जो बच्चे गांव से मतलब बिलोंग करते हैं, तो उनको लगता है कि जो इंग्लिश है वो उनसे नहीं बोली जाएगी, जो इंग्लिश होती है वो बहुत हाई फाई होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंग्लिश की स्किल्स होती है उनको हर कोई सीख सकता है, अपनी लाइफ में यूज कर सकता है। स्किल्स को समझने के लिए हमें उनको बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है खाली उसको समझना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए जरूरी क्यों है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला हमारा टॉपिक है व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश जरूरी क्यों है? इट इज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सबको पता है, जो इंग्लिश है वो कम्युनिकेशन का एक साधन है, यानी कि अगर हमको अपने थॉट किसी के सामने शेयर करने हैं, अगर उस पर्सन को हिंदी नहीं आती है तो हम एज अ मीडियम इंग्लिश को यूज करते हैं, कि इंग्लिश से हम उसको समझा सकते हैं अपने थॉट्स को। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज जो होती है, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जो रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जाती है वो इंग्लिश में तैयार होती है। जो भी काम होता है, पॉलिसीज होती है, इंग्लिश में ही यूज होती है। तो इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम सबके लिए। थर्ड वन इज लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है, भले वो टैक्स से रिलेटेड कोई हो, या बिजनेस कहाँ पर सेटअप करना है, या उससे रिलेटेड कोई सब्सिडीज होती है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश आना जरूरी है। क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन इंग्लिश समझकर ही अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, लोगों की जो डिमांड है उसको समझ सकता है, मार्केट में कितनी सप्लाई करनी है, क्या रेट है, उसको समझ के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा जब उसको इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम। जो लॉ होता है, जुडिशरी सिस्टम होता है, कोर्ट की जजमेंट्स होती है, कोई नई फाइल लगाई जाती है, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कुछ भी सिस्टम होता है लॉ का, तो उसमें इस्तेमाल होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम ऐसा हम बोल सकते हैं इंग्लिश को, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं कोर्ट में, वहां पर इंग्लिश ही यूज की जाती है।
तो जिस पर्सन को इंग्लिश आती है, जो उसको समझ सकता है, जो उसको पढ़ सकता है, तो वो ही इन सबको अपने डेली लाइफ में समझ सकता है कि हमें उनको कैसे कैसे यूज करना है। जो कोर्ट की जजमेंट्स होती है वो इंग्लिश में होती है, तो अगर कोई नॉर्मल पीपल उनको समझ रहा है तो वो उसको पता रहेगा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे कैसे हमें लॉ को समझ के उस काम को करना है। रिलेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमें पता है कि जो इंग्लिश होती है उसका रिलेशन होता है साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। जो नई नई इन्वेंशंस होती है, भले वो मेडिसिन के उसमें हो, इंजीनियरिंग में हो, नई नई मशीन्स जो आती है, नए नए प्रोडक्ट्स जो आते हैं, कुछ भी काम होता है, तो उन सब का जो रिलेशन है वो इंग्लिश के साथ होता है, क्योंकि जो उसकी टर्म है, जो उसकी डेफिनेशंस होती है, जो उसके न्यू वर्ड्स होते हैं, वो सबसे पहले इन्वेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर जिस पर्सन को इंग्लिश के ऊपर उसकी कमांड अच्छी है तो वो समझ सकता है कि जो नई डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है, जो नए टर्म्स है उसका मतलब क्या, उसका हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंग्लिश का कितना कितना यूज है, कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश हमारे लाइफ में, उसको हम समझ सकते हैं इन पॉइंट से। इसके अलावा भी और भी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं कि हमारी सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में भी इंग्लिश एज अ बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल निभाती है। इसके बाद हम समझते हैं कि हम इंग्लिश की जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको कैसे डेवलप करें। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम अपनी स्कूल लाइफ में होते तो हम राइटिंग स्किल सीख लेते हैं कि इंग्लिश को कैसे लिखना है। इंग्लिश लिखने के लिए जो टेंसेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, उनका हम यूज कर लेते हैं। हम किसी और की बात को समझ भी लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर लिसनिंग स्किल होती है इंग्लिश की। हम अपनी बातों को लिख भी देते हैं क्योंकि हमें राइटिंग स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती है। अगर कोई एप्लीकेशन बोलता है या फिर हम कहीं और जाते हैं, हमें अपनी बात बतानी होती है, तो हम बताने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड को हम अपना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। भले कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई स्कूल से पास आउट है या कोई स्कूल में जा रहा है, अभी प्राइमरी स्टेज में है अपनी, मतलब 1st to 5th क्लास का कोई स्टूडेंट है या 6th क्लास का है, पर प्राइमरी का है, कोई भी स्टूडेंट है, वो अपनी डेली लाइफ में कुछ घंटे निकाल कर, डेली के 1 घंटे 1.5 घंटे, इतना टाइम मोर देन इनफ है, उतना निकाल कर अगर इस स्किल के ऊपर काम करता है तो इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है, बोल सकता है और यहाँ तक कि लिखकर प्रस्तुत कर सकता है दूसरों के सामने। इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें, क्योंकि राइटिंग स्किल भी बहुत अंदर हमारे डेवलप हो जाती है क्योंकि हम स्कूल लाइफ में होते हैं, राइटिंग करना सीख जाते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे अपनी बातों को लिखें। लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए हमारे अंदर कुछ हेजिटेशन होती है, हम शर्माते हैं, हम डरते हैं कि कहीं हम गलत हो जाएंगे तो दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहीं ऐसा हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सब बातों को, अपनी ईगो को साइड में रख के और इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। सबसे पहले हमें नकल करके इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। नकल करके कैसे, कि अगर हमारे सामने कोई हमारा बड़ा भाई या हमारे कोई टीचर अगर कोई सेंटेंस को यूज कर रहा है हमारे सामने, तो उस सेंटेंस को समझने के बाद में हमें उसको इमिटेट करना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। हम इमिटेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे टीचर ने बोला कि अगर कोई बच्चा बाहर गया और वो अंदर आएगा तो बोलेगा मे आई कम इन। तो अब इस लैंग्वेज को बच्चा घर पे आके भी बोल सकता है कि अगर वो घर के अंदर आ रहा है तो अपने, अगर किसी बड़े के कमरे में घुस रहा है तो बोल सकता है मे आई कम इन, और अगर बहुत सारे हैं तो बोल सकते हैं मे वी कम इन। तो जहां पर बच्चा इमिटेट करके इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा है, तो जैसे सबसे पहले हम हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कोई सी भी लैंग्वेज है तो हम इमिटेट करके ही सीखते हैं। तो इंग्लिश को भी हमें इमिटेट करके ही सीखना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर कुछ घोल के पी लेंगे और हमें इंग्लिश बोलना लग जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की। हमें सबसे पहले इमिटेशन करनी चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं इंग्लिश को उनकी नकल करनी चाहिए। हमें कुछ डेली के ऐसे 10 या 20 सेंटेंस, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं सेंटेंसेस, उनको यूज करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि जैसे जैसे हम उन सेंटेंस को यूज करेंगे तो हमारी एक फ्लुएंसी बरकरार रहेगी, हमारे अंदर एक्यूरेसी आ जाएगी कि हमें कैसे बोलना है, क्या इंटोनेशन देना है, क्या एक्सेंट रहेगा हमारे बात करने का। तो वो सभी आता है इमिटेशन से। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे पोएम रिसाइटेशन। पोएम रिसाइटेशन का मतलब होता है कि हमें पोएम को रिसाइट करना चाहिए। जैसे अगर कोई पोएम्स होती है, क्लास 10th की है, 9th की है, अगर कोई छोटा बच्चा है, 2nd क्लास का, 3rd क्लास का है, तो उसको पोएम को रिसाइट करना चाहिए। पोएम रिसाइट करने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे अंदर फ्लुएंसी डेवलप होती है, हम वर्ड्स को लगातार पढ़ना सीख जाते हैं, उनकी रिदम को समझते हैं, और रिदम अगर हम किसी लैंग्वेज की समझ लेते हैं तो उसके बाद उसको हम बड़ी ही आसानी से बोल सकते हैं।
तो पोएम रिसाइट करनी चाहिए घर पे आके। पोएम रिसाइट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 मिनट 5 मिनट में हम एक पोएम को रिसाइट कर सकते हैं 2 से 3 बार में। तो पोएम रिसाइट करने से हमारी फ्लुएंसी पर मतलब वो होती है, बरकरार रहती है, हमें उसका रिदम पता लगता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है। उसके बाद होता है नैरेटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अगर इंग्लिश को सुधारना है तो जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आज मेरे स्कूल में क्या हुआ, कोई अगर छोटा बच्चा है उसको अगर बताएगा कि मेरे स्कूल में आज ये काम हुआ, आज हमारे स्कूल में ये सब, जैसे कोई फंक्शन था, ये फंक्शन हुआ, इस फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया या मेरे दोस्त ने पार्टिसिपेट किया, वो फर्स्ट आया या वो सेकंड आया, जो भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हमें शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ में इंग्लिश में। अगर हम दूसरों के साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस को नरेट करेंगे तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें बाहर से बनावटी कोई भी चीज नहीं पढ़नी होती है कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं कि कहीं हमें बनावट के साथ बोलना है, और वो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं तो हम उनको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उनको अगर हम नरेट करेंगे, भले ही टूटी फूटी इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम बोलेंगे उनको एक्सपीरियंसेस को, तो उसका असर हमारी फ्लुएंसी पर आएगा ही आएगा। अगर कोई 2nd क्लास 3rd क्लास में है तो वो छोटे सेंटेंसेस का भी यूज कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स उसको चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोले तो वो उसके छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं उनको बुलवाए कि आज आपके स्कूल में ये काम हुआ, आप ये बोलो कि आज मेरे स्कूल में ये हुआ है। तो 2-3 सेंटेंस अगर वो बच्चा डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन होगी, और हैबिट फॉर्मेशन से फिर वो धीरे धीरे लैंग्वेज को एक्विजिशन करना सीख जाएगा। नेक्स्ट आता है ओरल लैंग्वेज गेम्स। अगर कोई बच्चा प्राइमरी लेवल पर है या पर प्राइमरी पर है, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट हम डेवलप करेंगे किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो अपनी लैंग्वेज के ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जोड़ पाएगा, वोकेबलरी जोड़ पाएगा, बातों को समझ पाएगा, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पाएगा। जैसे हम हिंदी में खेलते हैं अंताक्षरी, कि अंताक्षरी में एक वर्ड मैंने बोला, जो वर्ड फिर दूसरे ने बोला, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही गेम्स होते हैं अंताक्षरी के टाइप में, जिनसे हम लोग वोकेबलरी सीख सकते हैं। वोकेबलरी अगर एक ने सीख ली है किसी भी लैंग्वेज की, तो उस लैंग्वेज को वो बड़ी ही आसानी से समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है और दूसरों को समझा सकता है। तो जो लैंग्वेज के गेम्स होते हैं इनसे भी फायदे होता है कि इससे एक तो इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी बच्चे का, क्योंकि अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर उसके बाद में उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इंग्लिश में बोलो या आप इंग्लिश का इस्तेमाल करो। तो लैंग्वेज गेम से इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जहां इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया उसके बाद में खुद ही वो बच्चा उसको यूज करने लग जाएगा। लैंग्वेज गेम्स में बता देता हूँ 1-2 है। जैसे वर्ड चेन है। वर्ड चेन का मतलब होता है कि वर्ड्स की चेनिंग होती है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला कैट, अब कैट के पीछे खत्म हुआ टी से, अब टी से दूसरा बच्चा बोलेगा टाइगर, अब उसका खत्म हुआ टाइगर का लास्ट में है आर, अब आर से वो बोलेगा रैबिट, या कुछ और भी वर्ड बोल सकता है जो उसके माइंड में है। तो जब वो वर्ड चेनिंग करेगा तो चेन बनती चली जाएगी, और जब एक बार चेन बनेगी तो बच्चे को, जैसे मेरे को 10 वर्ड आते हैं, दूसरे बच्चे को 15 वर्ड आते हैं, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो उसको नहीं आते और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो मुझे नहीं आते, तो हम दोनों को कोई नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो वर्ड चेनिंग करने से ये फायदा हो जाता है कि हमको नई नई वोकेबलरी सीखने को मिलती है, और जब हम एक बार वोकेबलरी सीख लेते हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो वो हम मतलब एक तो खेल खेल में हमने वोकेबलरी सीख ली तो हमें वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में याद रहेगी, क्योंकि हमने बड़ी आसानी से वो सीख ली है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हमें वो याद करनी है। तो वो हमें एक तो याद रह जाएगी क्योंकि हमने खेल खेल में चेनिंग में हमने वोकेबलरी सीख ली। और उसके बाद में रिडल्स भी होती है, जैसे पहेली हो सकती है कि अगर कोई घर में बड़ा है तो वो अगर छोटे बच्चों को सिखाना चाहता है तो वो रिडल्स का यूज कर सकता है, कि जैसे रिडल्स हम पहेलियां होती है हिंदी में, वैसे इंग्लिश में पहेलियां यूज कर सकता है। उससे भी बच्चे के अंदर एक डेवलप हो सकती है इंग्लिश की स्पीकिंग करने की, कि ये मैंने रिडल पढ़ी हुई है, ये मैंने रिडल कल सुनी थी, और फिर वो उसको यूज करेगा अपने स्कूल में जाकर के। तो ओरल लैंग्वेज गेम से भी जो स्पीकिंग की स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स होती है, वो भी डेवलप होती है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल सेंटेंसेस इन माइंड। अब एक होती है कि जैसे हमसे किसी ने बोल दिया कि इंग्लिश में बोलो, हम घबरा जाते हैं, यार इंग्लिश में बोलने के लिए बोला, क्या बोलेंगे इंग्लिश में एकदम। अब एकदम से कुछ है भी नहीं दिमाग में, हम बोलते हैं तो हम पहले घबरा जाते हैं। अब घबराने के बाद में हम, कई बार आपने देखा होगा, अगर हम घबराए हुए होते हैं तो हिंदी में भी गलत बात बोल देते हैं, जो हमें बोलना होता है वो भी नहीं बोल पाते। तो हमें कभी भी बात करते टाइम घबराना नहीं चाहिए। पहले सेंटेंसेस को, भले ही हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। जैसे अगर मेरे से पूछा कि क्या आप कल स्कूल जाओगे, तो अब मैं बोलूंगा कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगा,
तो यस आई विल गो, मैंने पहले सोच लिया कि हाँ मुझे बोलना क्या है, मेरे को बोलना है यस आई विल गो। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने बोल दिया कि यस आई एम गो, गलत बोल दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोल दिया, तो जो दूसरा बच्चा है वो बोल देगा भाई तूने गलत बोला है, तुझे यस आई विल गो बोलना है, क्योंकि जहां पर होता है जाऊंगा तो वहां विल यूज होता है। अब बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये तो मैंने गलत यूज करा हुआ है, तो अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अब मैं विल का यूज करूंगा। तो धीरे धीरे जब हम स्मॉल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड के अंदर, फिर उसको बताते हैं दूसरों को, तो जो हमारी गलतियां होती है उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पहले माइंड के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया जो हमारे आ रहा है दिमाग के अंदर वो हमने बोलते चले गए, तो उससे क्या होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार हम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले हमें जो हमारे अंदर वर्ड्स आ रहे हैं उनको एक तरह से लगाना, और उसके बाद में जब वो स्ट्रक्चर में लग जाएंगे उसके बाद उनको रिप्रेजेंट करना दूसरों के सामने। नेक्स्ट होता है वॉचिंग शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस। आज के टाइम में अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा है या कोई अडल्ट है, यानी कि हर किसी के पास में फोन होता है, एंड्रॉइड फोन है, उसके अंदर नेट होता है, तो हम लोग इंग्लिश की जो शॉर्ट वीडियोस होती है, आजकल कार्टून्स होते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में ही आते हैं अगर हम सर्च करेंगे, और उसके नीचे सबटाइटल्स भी होते हैं। अगर कोई बच्चा है वो वीडियोस देख रहा है, कार्टून देख रहा है, जैसे कोई छोटा भीम है वो देख लिया, अब वो देखने के बाद में उसके नीचे जो सबटाइटल्स है वो भी पढ़ लिए कि ये सबटाइटल बोल रहा है कि भीम ने ऐसे ऐसे बोला है, या उसने बोला है कि उसको किक करो, या आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग बनाना। तो जो सबटाइटल्स भी होते हैं नीचे, फिर प्लस में ये होता है कि बच्चे को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, कि जो वो इंग्लिश सीख रहा है, जो सुन रहा है, फिर उसको बोलने लग जाता है, जैसे जैसे सुनेगा वैसे वैसे बोलेगा। तो जो शॉर्ट इंग्लिश की वीडियोस होती है उसको भी हम लोग बोलकर सुनकर इंग्लिश को सीख सकते हैं, जैसा हम सुनेंगे वैसा हम बोलेंगे। तो जो छोटी छोटी वीडियोस होती है उनके माध्यम से भी जो स्पीकिंग स्किल्स है उनको डेवलप किया जा सकता है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ज्यादा ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, बहुत दूर है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने फोन के अंदर जो शॉर्ट वीडियोस होती है, इंग्लिश के कार्टून्स होते हैं, कोई पोएम्स होती है, उनको देख सकते हैं, नीचे सबटाइटल्स होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, उससे अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। एफर्ट करना पड़ेगा, बिना एफर्ट के कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं बिना उसके ही कर लूंगा, मैं ऐसे ही सीख जाऊंगा, या मैं घोल के पी लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा, और अगर हम ऐसी चीजों से सीखेंगे तो उससे हम जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर एक तो इंटरेस्ट पैदा करती है, और जो चीजें इंटरेस्टिंग होती है वो हमारे अंदर ज्यादा रिटेंशन तक रहती है, यानी ज्यादा देर तक हमें याद रहती है। नेक्स्ट है रीडिंग कॉमिक बुक्स विद सिंपल वर्ड्स। अब जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है, वो छोटी किताबों को पढ़ सकता है, जैसे चंपक आती है इंग्लिश में, उसको पढ़ सकता है। एक तो उसको पढ़ने का फायदा क्या है कि उससे जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, कि बहुत ज्यादा आसान शब्द होते हैं, इतने आसान वर्ड्स होते हैं कि वो अपने याद रख सकता है उन वर्ड्स को। छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए होते हैं कि मैं 2 महीने की छुट्टियों में मैंने क्या किया, या मैंने ये काम किया। जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, जो पोएट होते हैं वो भी लिख देते हैं उसमें कई बार पोएम्स। तो जो भी कॉमिक बुक्स होती है, जो भी ऐसी वर्ड्स की बुक होती है जो इसमें सिंपल वर्ड्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। उनका यूज करने से फायदा ये होगा कि जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो आसानी से आ जाएंगे समझ में, और दूसरा वो आसानी, जब हम सिंपल वर्ड्स समझ लेंगे तो हम जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनको भी समझ लेंगे, यानी कि जो कठिन शब्द है उनको भी बाद में सीख लेंगे। अक्सर गलती कई लोग ये करते हैं कि जो सिंपल वर्ड्स वाली किताब है उनको नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि मैं 10th क्लास में हूँ, अगर मैं ये छोटे बच्चों वाली किताब पढ़ूंगा तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, या घर में ये बोलेंगे कि ये छोटे बच्चों वाली बुक पढ़ रहा है। तो ये हमारे अंदर जो बहुत बड़ी वो होती है कि हम उस किताब को नहीं पढ़ते जो इजी होती है, और अगर हम इजी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हम जो डिफिकल्ट किताब है उसको उठा लेंगे, तो वो हमारे अंडरस्टैंड भी नहीं आएगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या इसमें बताया गया, क्या हो रहा है। उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे आसान रास्ता है कि इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, की जो पहले सिंपल है उसको लेना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग विद जूनियर्स। अब जो बच्चे होते 5th क्लास के या जो 4th क्लास के बच्चे, वो 2nd क्लास के या 1st क्लास के बच्चों के सामने अगर बात करेंगे इंग्लिश में, तो उनसे उनको फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि एक तो वो बच्चे उनके जूनियर है, जो अगर वो कुछ शब्द गलत भी बोल देंगे या कोई सेंटेंस गलत बोल दिया तो उनको समझ में तो हमारे जो छोटे बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर वो बच्चा समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पर टेंस का गलत इस्तेमाल किया है। जैसे अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है, वो 3rd क्लास के अपने भाई से बोलेगा कि आई ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, ऐसा बोलना चाह रहा था, उसने बोल दिया आई ईटन फूड,
घर जाके वो डिक्शनरी को वो या कोई रेफर बुक होगी उसको देखेगा कि मैंने तो गलत बोला है, यहाँ पर टेंस का यूज होगा आई हैव ईटन फूड। तो अब वो बच्चा, एक तो जो छोटा बच्चा है उसको मजाक नहीं उड़ाएगा, उसको नहीं पता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो एक तो हमारी हेजिटेशन दूर होगी, क्योंकि अगर हम बच्चों के सामने, छोटे बच्चों के सामने बोलेंगे तो कल को हमारे जो साथ के बच्चे उनके सामने बोल सकते हैं, या जो हमसे हायर क्लासेस में होते, सीनियर्स होते हैं, उनके सामने भी हम बोल सकते हैं फ्लुएंसी में, क्योंकि हमें पहले से ही आदत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमसे जूनियर्स होते हैं उनके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं हम बोल के, कि जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उनको सीख सकते हैं, उनके सामने हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा असरदार होता है, भले ही किसी को हिंदी सीखनी हो, इंग्लिश सीखनी हो, या किसी को बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के सामने फोबिया हो बोलने का, यानी कि अगर किसी को डर लगता है कि किसी के सामने बोला नहीं जाता। कुछ कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो इंट्रोवर्ट होती है, यानी कि खुद तक सीमित रहती है, तो वो लोग दूसरों से बात करने में हिचकिचाते हैं, दूसरों से बात करते टाइम वो डरते हैं, वो अगर बोलना चाहते हैं कुछ, उनके मुंह से कुछ निकल जाता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर सोशलिटी कम रहती है, उनके फ्रेंड्स कम रहते हैं। तो अगर उन लोगों को कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, भले इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है, कि मैं दूसरे, मेरे को आता सब है, मैं अकेले रहूंगा तो मैं बोल दूंगा इंग्लिश में 10 बात मैं खुद से बोल दूंगा, मैं 10 बात लिख लूंगा, लेकिन अगर मैं दूसरे के सामने जाता हूं तो मैं मतलब कुछ का कुछ बोलने लग जाता हूं, मेरे को बोला ही नहीं जाता। तो वो बच्चे मिरर के सामने यानी शीशे के सामने खड़े हो जाए, अखबार ले ले, उसपे से 10 लाइन बोल के बता दे, या जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मिरर के सामने खड़े होकर बता दे कि आज मेरे स्कूल में ये काम हुआ है, आज मैंने ये काम किया है। तो इससे एक फायदा ये होता है कि हमारी जो अंदर की झिझक होती है वो दूर होती है कहीं ना कहीं। कभी भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करके देखना, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो मिरर के सामने भी कई बार मतलब घबरा जाएंगे कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे जो बोलना है वो नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ ये डेवलप होता चला जाएगा, जो कम्युनिकेशन का स्किल है वो डेवलप होता चला जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसे कौन से वर्ड्स, ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनको हम एज अ बेस यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं उससे हम इंग्लिश लैंग्वेज। भले कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है या फिर कोई एडल्ट है, तो वो भी उन सेंटेंसेस से इस शुरू करने के बाद में सीख सकता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखा दोस्तों आपने ये वीडियो, और मेरा आश्वासन है और मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से, बुजुर्गों से और उन नौजवानों से जिन्होंने इस वीडियो का पूरा फायदा उठाया होगा और उठाएं आगे भी, क्योंकि हम इनके साथ, रक्षित जी के साथ आगे भी कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं अपने सवाल लिख के भेजिए, कमेंट्स कीजिए और बताएं कि आपको आगे क्या सीखना चाहते हैं और कैसे हम आपको आगे और ज्ञान अर्जित करा सकते हैं। तो धन्यवाद रक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।